नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना कल की है, बिल्कुल हालिया है। मैं अपना लॉ का पेपर देकर और आज आया था। अगले पेपर के लिए फिर कल मुझे जाना होगा, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पाया इस घटना को बताने के लिए। ये घटना कल की है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है। मैनपुरी जिले के किसनी थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा अरसारा गांव है। शनिवार यानी कल सुबह सुबह कोई 5 साढ़े 5 बजे कंट्रोल रूम पर एक के बाद एक धड़ाधड़ दसियों फोन आए कि गांव के सुभाष चंद्र के यहाँ कल उनके बेटे की शादी थी। बारात शाम को लौटकर आई थी दुल्हन को लेकर। सारे लोग घर में रिश्तेदार इकट्ठा थे। रात में ही उनके यहाँ कई लोगों का कत्ल हो गया। कंट्रोल रूम से ये सूचना थाने को दी गई। थाना भी एकदम खड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ये समझ में आया कि शादी वाला घर था, हो सकता है डकैती पड़ी हो। मैनपुरी और इटावा का इलाका आप समझ सकते हैं। पहली बार जब दिमाग में जो बात इस सूचना के बाद आई पुलिस के, वो डकैती की ही बात उसके दिमाग में आई। थाने पर जितनी भी फोर्स थी सब लेकर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच गए। सुभाष चंद्र के घर पे देखा तो घर में 6 लाशें पड़ी थी। आंगन के मंडप के पास 3, दूल्हा दुल्हन की लाश एक चारपाई पर छत पर, और हत्या आरोपित यानी एक लाश घर के पिछवाड़े। 5 लाशों पर धारदार हथियार के एक एक निशान थे, यानी एक ही बार में उनके गर्दन पर या सिर पर वार करके उनकी हत्या की गई थी। और जो पीछे लाश मिली थी उसकी कनपटी पर गोली मारी गई थी। हाथ में कट्टा बदस्तूर रखा हुआ था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने बताया कि साहब हम लोग रात में 11 बजे के आसपास इस घर से गए हैं। महिलाएं सब नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म करने आई थी। और ये भी बताया कि 3 बजे के आसपास ये बारात इटावा से लौटी थी। इटावा में इनके घर के बीच वाले लड़के सोनू की बारात गई थी, और उनके साथ जो बहू आई थी वो सोनी थी। सोनू और सोनी की लाश शादी के जोड़े में छत पर एक ही चारपाई पर एक एक बार गर्दन पर, गर्दन बिल्कुल पूरी तरह से अलग, दोनों की लाश मिली। पूरे छत पर सिर्फ खून ही खून था। मैंने बताया कि सोनी यानी सोनू की पत्नी, यानी 10 घंटे पहले इटावा से आई हुई बहू, जो अपने मायके से पहली बार ससुराल आई थी, उन दोनों की लाश एक चारपाई पर छत पर पड़ी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कमरों में भी लाइट या बिजली कम आने के कारण पति पत्नी अपनी पहली रात के लिए छत पर उन्होंने सोना पसंद किया। गांव गिराव में ये होता है। पता है कि नवविवाहिता जोड़ा ऊपर है, किसी को कोई कभी वहां जाता भी नहीं है। बहरहाल दूल्हे का यानी सोनू का एक दोस्त दीपक 20 साल का, जो फिरोजाबाद का कहीं किसी कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी उसके पास थी, बहुत अच्छा दोस्त था। बारात आने के बाद
उसने जाने की जिद की। सोनू ने कहा, नहीं, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। वैसे भी कल इतवार है, आराम से जाना, मंडे से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना। वो भी बेचारा रुक गया और आंगन में सो गया। अब आप इसको समझिए इस तरह से कि सुभाष चंद्र के 3 लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का उसका शिववीर, दूसरा लड़का सोनू जिसकी शादी हुई थी, और तीसरा लड़का भुल्लन। शिववीर की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी थी डॉली। अब जो लोग जिनकी हत्या हुई और जो गंभीर रूप से घायल हुए, वो उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। शिववीर ने, ऐसा लगता है क्योंकि सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया था करीब 12 से 1 के बीच में, और रात में 1 बजे के बाद की ये घटना होनी चाहिए। सबसे पहले उसने अपने भाई और उसकी पत्नी, जो उसी दिन 3 बजे शादी के बाद घर लौटे थे, उनकी छत पर जाकर हत्या कर दी। उसके बाद नीचे आंगन में सो रहे अपने छोटे भाई भुल्लन का भी फरसे से सिर कलम कर दिया। फिर वहीं आंगन में ही उसके सगे बहनोई सौरव सो रहे थे, उनका भी सिर कलम कर दिया। और वहीं पर सोनू का दोस्त दीपक सो रहा था, उसका भी सर कलम कर दिया। मतलब नव विवाहिता दंपति अपना सगा छोटा भाई, अपना सगा बहनोई और अपने नव विवाहित भाई के दोस्त दीपक को, इन सब को गणासे से काट दिया, फरसे से काट दिया। उसके बाद की बात बताती है उसकी मामी, जो घटना में बुरी तरह जख्मी हो गई है, और वो उसका हाथ भी इसी घटना में कट गया है। उसने ये बताया कि रात के वक्त शिववीर का बेटा, मामी बताती है, सुषमा उसका नाम है, कि जब लोग सोने ही वाले थे तो शिववीर का बेटा रोने लगा। उसने उसको चुप कराकर अपने पास लिटा लिया। शिववीर की पत्नी भी सो गई, यानी मामी ने उसे अपने पास लिटा लिया, और उसी के साथ में शिववीर की पत्नी थी, वो भी सो गई। वो गहरी नींद में थी। उसे पता ही नहीं चला कि शिववीर किस टाइम अपने बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया। सुबह उसका ये कहना है कि सुबह 4 से 4:30 के बीच जब वो जगी तो देखा कि बच्चा शिववीर की पत्नी डॉली के पास सो रहा है। उसके पास से कब गया ये सुषमा यानी शिववीर की मामी को नहीं पता लगा। 5 बज गए। 5 बजे शिववीर का बच्चा फिर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तो मामी और उसकी शिववीर की पत्नी डॉली, ये दोनों हल्के हल्के से उठे, उसको चुप कराने की कोशिश करने लगे। इसी बीच में शिववीर आ गया। उसने कहा कि भाई इस बच्चे को अपने पास सुला लो, ये बहुत रो रहा है। लेकिन शिववीर ने उसे उठाया और अपने पड़ोसी के पास ले गया। और ऐसा बताया जाता है कि अक्सर वो अपने बेटे को पड़ोसी के यहाँ ही खेलने के लिए छोड़ देता था। जब वहाँ से लौटा तो अपने साथ एक फावड़ा ले आया। पहले पत्नी डॉली के ऊपर
फावड़े से हमला कर दिया। पत्नी डॉली उसकी चीखी चिल्लाई और वो बचाने के लिए मेरी तरफ भागी, क्योंकि हम दोनों एक साथ सो रहे थे। उसके बाद उसने फावड़े से ही मामी यानी सुषमा पर हमला कर दिया और जिससे उसका हाथ कट गया, मामी का हाथ भी कट गया। और इस प्रोसेस में फावड़े का निचला हिस्सा उसके बेंट यानी लकड़ी वाले हिस्से से अलग हो गया, या यूं कह लें कि टूट गया। फिर वो उसके बेंत जब टूट गया, फावड़ा अलग हो गया, तो बेंत से हमला करने लगा। मामी और उसकी पत्नी डॉली शिवबीर की, ये दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। जैसे ही बाहर भागी, इनके पिता, शिवबीर के पिता, इस अपनी यहाँ 2 महिलाओं की, अपनी बेटी सुषमा और बहू डाली की चीख पुकार सुनकर भीतर की तरफ भागे। शिवबीर ने जो टूटा हुआ फावड़े का हिस्सा था, यानी लोहे का जो फावड़ा था बिना बेंट के, उसको लेकर अपने पिता को मारने के लिए दौड़ा और फिर पिता ने जान बचाकर वो भी बाहर के रास्ते से एकदम गांव की तरफ भागने लगे। इसी बीच वो वहां से गायब हो गया शिवबीर, और तभी घर के पीछे गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। डॉली, सुषमा और शिवबीर के पिता सुभाष चंद्र ने जाकर देखा तो शिवबीर ने अपने कनपटी पर कट्टा रखकर गोली मार ली थी। 3-4 मिनट पहले की बात रही होगी। कट्टा वहीं पास में गिरा हुआ था। सुभाष चंद्र ने हल्ला मचाना शुरू किया। उस समय तक ये किसी को पता नहीं था कि 5 लोग पहले ही ये मार चुका है, किसी को पता नहीं था। हल्ला हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, शिवबीर की लाश को देखा। ताजी ताजी गोली उसने मार रखी थी। बहन शिवबीर की जो मामी थी सुषमा का हाथ कटा हुआ था, और पत्नी डॉली को भी कई जगह उसने फावड़े के बेंट और फावड़े से चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन तब तक सुभाष चंद्र ने ये कहा, यानी फादर ने, कि इतनी जोर से ये चीख चिल्ला रही हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर के बाकी लोग कहाँ हैं जिन्होंने इसको सुना नहीं। आंगन में जाकर देखा तो वहाँ 3 लाशें, जहाँ वो शादी से पहले की रस्म पूरा करने के लिए जो मंडप बनाया जाता है, उस मंडप के आसपास 3 लाशें पड़ी हुई थी। एक दीपक की, जो सोनू का दोस्त था, दूसरी सुभाष चंद्र के दामाद की, सौरभ की, और तीसरा उनके छोटे लड़के भुल्लन की। फिर सारे लोग भाग के गए कि आखिर हमारा बेटा जिसकी कल शादी हुई थी और बहू कहाँ पर हैं। छत पर चढ़े तो देखा दोनों के सिर कटे हुए शव छत पर पड़े हुए हैं। दीपक की हत्या संभवतः सबसे बाद में की गई थी, क्योंकि जिस असलहे यानी जिस हथियार का इस्तेमाल, फरसे का इस्तेमाल हुआ था, वो दीपक की लाश के पास ही पड़ा हुआ था। शिवबीर के बारे में ये भी बताया गया कि जब रात में पूरा घर, जैसे ये कहा गया कि 3 बजे लौटी दुल्हन, उसके बाद फिर पूरा गांव की महिलाएं इकट्ठा हुई, मुंह दिखाई की रस्में शुरू हुई, नाच गाना महिलाएं जो करती हैं वो उन्होंने शुरू किया। और 12-1 बजे जब ये लोग एक साथ पूरा परिवार खाना खाने के लिए इकट्ठा हुआ, तो शिवबीर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और वो सो गया। ऐसा बताते हैं कि उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। सुभाष चंद्र ये भी बताते हैं कि बृहस्पतिवार की रात 8 बजे इटावा के गंगापुर गांव में बेदराम के घर बारात पहुंच गई। आतिशबाजी हुई, जैसे होता है, द्वारचार की रस्म पूरी हुई।
दूल्हा सोनू और दुल्हन सोनी ने वरमाला पहनाई और दोनों ही डीजे के म्यूज़िक पर जमकर नाचे। 7 फेरों के साथ बाकी रस्में सुबह 6 बजे तक चलीं और फिर कलेवा पूजन के बाद दोपहर 2 बजे दुल्हन सोनी और दूल्हा सोनू ये दोनों वहाँ से चल दिए और 3 बजे दूल्हा दुल्हन मैनपुरी के असरार गांव में पहुँच गए। मंगल गीतों से जैसे होता है उन्हें उतारा गया। मेहमानों से भरे घर में चारों तरफ जश्न का माहौल था। दूल्हा दुल्हन एक साथ सभी बड़ों के पैर छूने के लिए सबसे उनसे कहा गया कि सभी बड़ों के पैर छुएं। चाचा, मामा, ताऊ, नाना, मौसी, मौसा सबके पैर छुए गए और फिर एक साथ बैठ के जब सब लोग खाना खा रहे थे उसी समय ये शिववीर वहाँ से चला गया और उसने खाना नहीं खाया। अब आप सोचिए, सुभाष चंद्र के 3 बेटे, शिववीर ने सुसाइड कर लिया, यानी अपने आप को गोली मार ली सारे लोगों को ये मारने के बाद। दूसरे बेटे सोनू जिसकी शादी हुई थी उसको शिववीर ने गर्दन से धड़ अलग कर दिया। नई आई हुई बहू की भी गर्दन धड़ से अलग कर दी और सबसे छोटे बेटे भुल्लन को भी आंगन में सोते समय फरसे से एक ही झटके में उसकी भी गर्दन उड़ा दी। अब ये सवाल उठता है कि 1 बजे के बाद हुई इन हत्याओं को किसी ने क्यों नहीं सुना? किसी को पता भी नहीं लगा कि 5-5 हत्याएं हो गई हैं। अगर शिववीर का बच्चा रोता नहीं और उसकी मामी सुषमा उसे ले जाने के लिए कहती नहीं और फिर वो लौटकर फावड़ा लेकर आता नहीं, तो शायद नॉर्मल जब सब लोग सुबह 8 बजे उठते तभी उनको इस घटना का पता लगता। एक आशंका ये भी है कि शिववीर ने शाम को, यानी जब मुँह दिखाई की रस्में सब खत्म हो रही थी, तो सबके लिए वो कोल्ड ड्रिंक लाया था और उसने सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाया था और ये आशंका है कि उसी में उसने कुछ ज़रूर ऐसा जहर मिला दिया था जिससे सभी लोग सो गए और इतनी बड़ी घटना हो गई किसी को पता भी नहीं लगा। ये आशंका ही है क्योंकि विसरा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। उसके आने में हफ्ते भर का समय लगेगा, तभी ये पता लगेगा कि क्या किसी चीज़ में, कोल्ड ड्रिंक में या खाने में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं थी कि जिसकी वजह से लोग बेसुध होकर सो गए। दूसरा कारण ये भी है कि 3 दिन से बारात के विदा होने के पहले से और बारात के आने तक घर की महिलाएं और पुरुष ये थक गए होंगे, दिन रात जगे होंगे और ऐसी थकान के बाद स्वाभाविक है कि जब नींद आई होगी, रात में 12-1 बजे खाना खाया, तो गहरी नींद में लोग सोए होंगे। मामी सुषमा ये बात और बताती हैं कि रात में उसे फिर जब लोगों के साथ खाना नहीं खाया तो उसे उठाकर मैं ले आए कि चलो तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। शिववीर ने कहा कि नहीं मामी, तुम नहीं लाओगी, मैं खुद ही खाना लेकर आता हूँ। वो खाना लेने किचन में गया और फिर उसके बाद खाना रखकर कमरे के अंदर चला गया। खाया नहीं उसने बिल्कुल। एक आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि खाने की किसी चीज़ में उसने कुछ मिला दिया होगा। उसका मामी का आगे ये भी कहना है कि जब तक मैं और शिववीर की पत्नी डोली और बहन खाना परस कर खाने लगी, शिववीर अंदर से फिर लौट कर आया और फिर बोला अच्छा लाओ थोड़ा सा खा लेता हूँ, और उसने खाने में बने कढ़ी चावल को खाने से मना कर दिया। बाकी चीज़ें खाईं लेकिन कढ़ी चावल नहीं खाया, और जबकि ये कहा गया कि थोड़ा सा खा लो शुभ होता है, लेकिन वो नहीं माना और बिना कढ़ी चावल के ही बाकी खाना खाकर वो वहाँ से
फिर अपने कमरे में चला गया। कब वो उठा, कब उसने इस पूरे हत्याकांड का कि सारे हत्याकांड किया, ये किसी को पता नहीं है। जैसे ही उसके मायके में, सोनी के मायके में सूचना मिली, गांव के 100-150 लोग इकट्ठा होकर फिर और सारा गांव में आ गए और अपनी बेटी की लाश देखकर माँ बेहोश होकर गिर गई। उसने कहा, अभी तो मैंने इसे 2 बजे विदा किया है, आखिरकार ये सब हो कैसे गया। 6 लाशें देखकर सभी रोने लगे। इतना बड़ा हुजूम जो उसकी मायके से आया था, वो सभी गमगीन हुए और रोने लगे। 6 लाशें जिस घर में होंगी और 10 घंटे पहले आई हुई बहू इन लाशों में शामिल होगी, वो भी शादी के जोड़े में। आप सोच सकते हैं लोगों पर क्या बीती होगी। बहरहाल ये घटना हुई, अरेस्ट करने वाला कोई बचा नहीं, अपराधी कोई बचा नहीं। पुलिस के पास सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में ये बात रह गई है कि क्या कारण रहे होंगे। 2 बयान जो दिए गए, एक तो उसकी पत्नी डॉली का, उसने कहा कि मेरे पति सन की प्रवृत्ति के थे, बात में झगड़ा कर लेना और मेरे साथ बहुत छोटी छोटी बातों पर वो मुझे मारने पीटने लगते थे। दूसरी बात उसके पिता ने बताई कि ये काफ़ी कर्जे में, जब इसने कोई काम शुरू किया वो काम फेल हो गया, ये उसमें असफल हो गया और बहुत ज़्यादा कर्जा इसके ऊपर लग गया था। ये अक्सर कर्जा पाटने के लिए या कर्जा उतारने के लिए मुझसे और भाइयों से पैसा मांगा करता था कि पैसा हमें दे दो, कर्जा उतार दें और कुछ पैसा और दे दो तो मैं कोई ऐसा काम करूं जो हमारा काम चल पड़े। लेकिन लोग ये जानते थे कि इसके अंदर व्यवसाय करने की या कोई और काम करने की क्षमता नहीं है, इसलिए लोगों ने पैसा देने से इसे मना कर दिया। बहरहाल बहुत ही गंभीर घटना थी, मैं रोक नहीं पाया। मैं शायद दूसरा पेपर लौट कर आता तब आप लोगों के बीच में उपस्थित होता, लेकिन मुझसे भी रहा नहीं गया कि इस तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ कोई व्यक्ति, कितना इसके मन में घृणा रही होगी घर वालों के प्रति कि किसी को नहीं छोड़ा, और कैसे इसका मन माना होगा। आज की घटना एक सनकी और बददिमाग ने पूरा परिवार तबाह कर दिया। आज की घटना की विवेचना चूंकि चल रही है तो ये कहना कि क्या वजह रही होगी, पूरे गांव से पुलिस ने बात की थी, गांव वालों ने भी एक दूसरे से बात की थी। प्राइमा फेसी कोई कारण किसी की समझ में नहीं आया, किसी ने प्राइमा फेसी कोई बात नहीं बताई जिसके कारण इतनी बड़ी घटना को शिववीर ने अंजाम दिया था। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में 2 बयान बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एक तो घटना में अगर लोग कह रहे हैं कि साहब किसी को पता क्यों नहीं लगा, ऐसा लगता है कुछ मिला दिया गया था। बहरहाल पुलिस ने सैंपल कोल्ड ड्रिंक का भी, कढ़ी का भी और खाने के जो सामान रसोई में बच गए थे उनका भी सैंपल ले लिया है कि हो सकता है ये बात रही हो कि उसने पहले ही इस बात की प्लानिंग कर ली थी और खाने में कुछ मिला दिया था ताकि लोग सो जाएं। क्योंकि मामी सुषमा का बयान बहुत आवश्यक है इसमें देखना। उसने कहा कि उसने मुझे एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक दिया, लेकिन जब मैंने उसे 2 घूंट पिया तो मुझे कुछ बदबू सी आ रही थी, मैंने बाकी कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया और इसी वजह से शायद वो रात में 4 बजे भी उठ पाई, सुबह 5 बजे भी उठ पाई और बच्चे के रोने की आवाज़ या शिववीर के आने जाने की आहट केवल सुषमा को लग पाई थी। उसका ये कहना कि मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया था, थोड़ा ही 2 घूंट ही पिया था।
ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल विसरा रिपोर्ट आएगा। विसरा रिपोर्ट जब सारे लोगों की आएगी तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि क्या शरीर में कोई विष, शरीर में कोई पॉइज़न मौजूद तो नहीं था। तो जिन दो बयानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक पत्नी का जिसमें उसने बताया था कि ये सनकी हैं और सनकी प्रवृत्ति के हैं, बात बात पर झगड़ा कर लेना और बात बात में मेरे साथ मारपीट करना, और ये भी कि उसकी सनकी प्रवृत्ति को पूरा घर जानता है, इसीलिए लोग उससे ज़्यादा उलझते नहीं हैं। दूसरा बयान कि साहब कर्ज में डूबा हुआ था और कर्ज उतारने के लिए पैसा अपने दोनों भाइयों से और अपने पिता से मांगता था, माँ से भी मांगता था, लेकिन किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात घर कर गई हो कि मुझे देने के लिए पैसा नहीं है और मेरे छोटे भाई की शादी में कितना ग्रैंड शादी उसकी की जा रही है, तमाम पैसा उसकी शादी में खर्च किया जा रहा है और मुझे कर्जा उतारने के लिए भी पैसा नहीं दिया गया है या नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये भावना उसके दिल दिमाग में बैठ गई और इसी वजह से उसने इतनी बड़ी घटना कर डाली। अब अगर इस तरह की घटना है तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर घर में ही इस तरह की घटना घर वालों ने ही खारिज की है तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। इस घटना को रोका जा सकता था ये मैं कह सकने की स्थिति में नहीं हूँ। भाई था, सुभाष चंद्रा का बेटा था, बाकी सब बेटे भी रह रहे थे, वो भी रह रहा था। कैसे उस पर शंका की जाए, कैसे ये पॉइंट आउट किया जाए कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। कोई किसी से अदावत या रंजिश नहीं थी उसकी, खासकर परिवार में किसी और से, लेकिन किसी के मन में इतनी घृणा हो जाए, इतनी घृणा हो जाए कि भाई तो भाई शादी होकर 10 घंटे पहले आई उसकी पत्नी की भी नृशंस हत्या कर दे। ऐसा व्यवहार तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। विवेचना करने वालों को इस बात पर ध्यान देना होगा। ऐसा तो नहीं किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो और इसके उपचार के लिए किसी डॉक्टर से भी संपर्क किया गया हो या इसका घर वालों ने कोई कभी इलाज कराया हो। अगर पहले ऐसा उसने किया हो या उसका इलाज हुआ हो या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो ज़रूर थोड़ी बहुत सावधानी घर वाले कर सकते थे। मुझे दुख होता है उस अभागी लड़की पर जो बेचारी पता नहीं कितने सपने लेकर अपने पति के साथ पहली बार ससुराल आई थी। कोई भी लड़की जब शादी होकर अपना पूरा घर, माँ बाप, भाई बहन छोड़कर किसी नए घर में आती है तो उसके बहुत से सपने होते हैं, बहुत से सपने होते हैं और वो उन सपनों को देख भी नहीं पाई होगी पूरा उस रात और उसका सर धड़ से, फरसे से अलग कर दिया, उसकी जान चली गई। बस एक ही सबक आज की इस घटना से लिया जा सकता है कि अगर घर में कोई असंतुष्ट व्यक्ति है, जो किसी बात से असंतुष्ट है, तो उसको ऐसे आयोजनों में या सामान्य समय में भी उस पर थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, और थोड़ा सा उसे भीड़ से अलग रखने की ज़रूरत है। अगर सबको ये पता था तो उसे एक कमरे में रखने की आवश्यकता थी। और कहने की बात नहीं है इसमें, बाकी लोग भी तो बिना भीतर से कुंडी बंद किए, चूँकि बहुत ढेर सारे लोग घर में थे, बारात उसी दिन आई थी, रिश्तेदार भी थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिजली की आवाजाही थी, लिहाजा लोग कमरों में, बड़ा घर था वो, कमरों में
दरवाज़ा खुला रखकर सो रहे थे। ये संभव नहीं था कि इसको किसी कमरे में बंद करके रखा जाए। बहरहाल कुछ न कुछ सावधानी रखी जानी चाहिए थी। अगर ये अकेला व्यक्ति घर में असंतुष्ट था, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, बार बार सबसे पैसा मांग रहा था, ये उलाहने और ताने भी दे रहा था कि शादी में खर्च करने को बहुत है, मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए, कर्जा उतारने के लिए कोई एक पाई देने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये छोटी सी बात है, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि इस घटना को रोक पाना या इस तरह की घटना को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।